रुचिता उस दिन सुबह से ही काम में व्यस्त थी। घर की सारी जिम्मेदारी संभालते संभालते वो जैसे बूढ़ी हो गई थी। काम निपटाकर वो मशीन पर बैठी थी कि तभी फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर देखा तो नंबर अनजान था। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर सुरीली आवाज सुनाई दी, हेलो रुचिता। हाँ, मैं रुचिता ही बोल रही हूँ। पहचाना? आवाज तो जानी पहचानी लग रही है, पर पहचान नहीं पा रही हूँ। अरे, मैं अनिता बोल रही हूँ, तुम्हारी खास फ्रेंड। अब पहचाना? अनु तुम, इतने सालों बाद। आंखें छलक आईं, तुम्हें मेरी याद आई? तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरे दिल में हो। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जिस दिन तुम्हें याद न किया हो। सुन, हम जल्दी ही मिलने वाले हैं। एक खुशखबरी देने के लिए तुम्हें फोन किया था। अपने कॉलेज में रियूनियन है। अपने बैच के सभी लड़कों लड़कियों को मिलना है। तुम आओगी ना? देखती हूँ यार, घर में मम्मी जी से पूछकर शाम को तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, आने की कोशिश करना। चलो, फोन करना भूलना मत। रुचिता मशीन की सुई में धागा डालते डालते कॉलेज के दिनों में पहुंच गई। 1 से 12वीं तक वो एक ही स्कूल में पढ़ी थी। जब वो 11वीं में आई, एक नया लड़का उसके क्लास में आया। बहुत ही हैंडसम, जैसे फिल्म का हीरो देख लो। पहले ही दिन से लगभग सभी लड़कियां उसकी दीवानी हो गई थीं। उनमें रुचिता भी थी। वो जितना खूबसूरत था, उतना ही प्यारा उसका नाम भी था, ऋत्विक, जो सुनते ही मन को भा जाए। सभी लड़कियां अपने मन की बात एक दूसरे से करती, पर रुचिता ने अपने मन की बात अपने मन में ही दफन कर ली थी। उसके घर के सभी लोग रूढ़िवादी और सख्त थे। अगर उसने कभी भूल से किसी लड़के की नोटबुक ली हो या किसी लड़के को अपनी नोटबुक दी हो और घर वालों को इसका पता चल गया हो तो उस दिन घर में बवाल हुआ ही था। इसलिए रुचिता लड़कों से बातचीत की कौन कहे, उनकी ओर देखती तक नहीं थी। ऋत्विक ने कुछ ही दिनों में रुचिता को छोड़कर सभी लड़कियों को फ्रेंड बना लिया था, पर वह हमेशा रुचिता की ओर ही ताका करता था। कितनी सौम्य लड़की थी, टैलेंटेड भी उतनी ही, कम बोलने वाली, पर क्लास में जब कभी किसी सवाल का जवाब देती, मन करता उसकी मीठी आवाज सुनते ही रहें। ऋत्विक सोचता कि काश एक बार वो उससे बात करे तो वो उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाए, पर रुचिता ने कभी भी उससे बात नहीं की। वो स्कूल पहुंचकर जब तक रुचिता को देख नहीं लेता था, उसके कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती थी। रुचिता के मन की भी यही हालत थी, पर वो किसी से अपने मन की बात कह नहीं सकती थी। स्कूल का एनुअल फंक्शन था। कार्यक्रम की एंकरिंग लड़कियों की ओर से रुचिता तो लड़कों की ओर से ऋत्विक कर रहा था। मेहमानों का स्वागत हुआ। रुचिता की सुरीली आवाज, साथ ही माइक में बोलने का गजब का कॉन्फिडेंस। उसका एक एक वाक्य शायरी की तरह लगता था, जिस पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। बोलते बोलते रुचिता और ऋत्विक की आंखें मिल जाती। बिना कुछ बोले ही न जाने कितनी बातें हो जाती। अंदर के भाव आंखों में जैसे तैरते दिखाई देते। एनुअल फंक्शन का मेन हार्द इस साल का बेस्ट स्टूडेंट घोषित करना था। जब शिक्षकश्री ने माइक हाथ में लिया तो वह नाम सुनने के लिए सभी के कान राह देखने लगे। तभी नाम की घोषणा हुई। इस साल के बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड रुचिता मेहता के हिस्से में जाता है। रुचिता तो खुशी से उछल ही पड़ी थी, उससे अधिक खुशी ऋत्विक के चेहरे पर झलक रही थी। रुचिता ने मम्मी पापा के साथ जाकर ट्रॉफी ले ली। वो दिन उसके लिए बहुत ही यादगार था। वो स्टेज से उतरकर अपनी जगह पहुंची तो खुशी में ऋत्विक ने उससे हाथ मिलाते हुए उसे शुभकामनाएं दी। ये दृश्य रुचिता के पापा की नज़र के कैमरे में कैद हो गया। ये देखकर वो सहम उठे, पर वहां वो कुछ कह नहीं सके और चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहे। पहली बार हुआ स्पर्श रुचिता के दिल को छू गया। मन में लड्डू फूटने लगे। ऐसा ही अनुभव ऋत्विक को भी हुआ। एनुअल फंक्शन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह पूरा हुआ, पर दोनों के दिलों में प्यार जाग उठा। रुचिता ने प्यार को पंख नहीं फूटने दिए। उसने अपने इस प्यार को हृदय के एक कोने में छुपा दिया। ऋत्विक ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर वह बात नहीं कर सका। परीक्षा नज़दीक थी, इसलिए वो पढ़ाई में व्यस्त हो गया। परीक्षा पूरी होते ही अचानक रुचिता की सगाई और फिर जल्दी ही विवाह कर दिया गया।
रुचिता से प्यार करने की बात ऋत्विक ने अनिता से बताई और उसे देने के लिए एक चिट्ठी भी दी। अनिता जिस दिन रुचिता को चिट्ठी देने पहुंची, उसी दिन उसका ब्याह था और बारात आ चुकी थी। अनिता सीधे रुचिता के कमरे में पहुंची और दरवाजा बंद करके बोली, रुचिता, तुमने अपने विवाह की बात बताने की कौन कहे, निमंत्रण तक नहीं दिया। आंखों में आंसू लाकर रुचिता बोली, क्या करूं यार, मेरे पापा के स्वभाव के बारे में तो तुम्हें पता ही है। मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। मुझे भी पता नहीं कि मेरा विवाह इतनी जल्दी क्यों किया जा रहा है। इतना कहकर रुचिता अनिता के गले लगकर रोने लगी। रुचिता, मैं तुम्हारी खास सहेली हूँ। अपने दिल पर हाथ रख सच सच बताना कि तुम ऋत्विक से प्यार करती हो। हाँ, करती थी। जिस दिन से देखा था, उसी दिन से उसे चाहने लगी थी। पर आज मैं उसे किए प्यार को अपने दिल में दफन कर रही हूँ। मेरे घर में प्यार शब्द का उच्चारण भी अपराध है। अब मेरे पापा के हाथ से जो लिखा जाए, वही मेरा जीवन है। ऋत्विक ने ये चिट्ठी भेजी है। क्या लिखा है मुझे पता नहीं, तुम पढ़ लेना। ऋत्विक के चिट्ठी भेजने का मतलब है, वह भी मुझे पसंद करता था। हाँ रुचिता, पूरे क्लास की लड़कियां उसके पीछे पागल थीं, पर वह तो तुम्हारे नाम का दीवाना था। पर अब क्या, सच है, वो मेरे नसीब में नहीं लिखा था। मेरा नसीब तो मुझे कहीं और ले जाना चाहता है। अब ये चिट्ठी लेकर क्या करूंगी? केवल अपना जी जलाऊंगी। ऐसा करना, तुम ये चिट्ठी उसे लौटा देना और उससे कह देना कि रुचिता अब किसी और की अमानत है। अरे एक बार तुम देख तो लो क्या कहना चाहता है तुमसे। अनिता ने जिद की तो रुचिता ने चिट्ठी ले ली। वह खोलने जा रही थी कि दरवाजा खटका, तो उसने वो चिट्ठी चूड़ियों के डिब्बे में नीचे दबा दी। रुचिता की बारात आ गई थी। उसका विवाह धूमधाम से हो गया। अपनी विवाह की वेदी में उसने अपने प्यार को होम कर दिया था और रिधम के साथ सप्तपदी के 7 वचनों में बंध गई थी। रिधम भी रुचिता को बहुत प्यार करता था। विवाह के 2 सालों बाद एक सुंदर बेटी ऋत्वी पैदा हुई। उसके ससुर रिधम को 5 साल का छोड़ स्वर्ग सिधार गए थे और रिधम की भी दुर्घटना में 3 साल की बेटी को छोड़कर मौत हो गई थी। रुचिता को उसकी सास बेटी की तरह संभाल रही थी। रिधम की मौत के बाद उसके बीमा और इकट्ठा की गई रकम को मिलाकर करीब 5 लाख रुपए मिले थे। इससे क्या होता, रुचिता कपड़े बहुत अच्छा सिल लेती थी, इसलिए उसने ब्लाउज और ड्रेस की सिलाई का काम शुरू किया, जिसकी कमाई से घर का खर्च चलने लगा। उसके हाथ में सुई चुभ गई तो उसकी तंद्रा टूटी। सिलाई का सामान समेटकर वह सास के कमरे में गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी कल हमारे कॉलेज में हमारे साथ पढ़ने वाले पुराने विद्यार्थी इकट्ठा होंगे। आप कहें तो मैं भी चली जाऊं। मैं खाना बनाकर घर के सारे काम करके जाऊंगी। ऋत्वी को आपको 2 घंटे संभालना होगा। अरे चली जाना बेटा, ऐसे मौके जीवन में बार बार नहीं आते। अब ऋत्वी मेरा ख्याल रखती है। हम दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। तुम हम दोनों की जरा भी चिंता मत करो। तुम हो आओ बेटा, 2 सालों से तुम्हारे चेहरे से हंसी गायब हो गई है। वहां जाकर तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बाहर बरामदे में चल रही हूँ। रुचिता ने अनिता को फोन करके कितने बजे का समय है, पूछ लिया। अगले दिन कॉलेज का प्रांगण मानो रंग बिरंगी झालरों से भरा था। वहां आए सभी विद्यार्थियों के चेहरे पर उम्र का असर दिखाई नहीं दे रहा था। सभी सालों बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। अनिता कॉलेज के गेट पर खड़ी रुचिता की राह देख रही थी। थोड़ी देर में रुचिता रिक्शा से ऑफ व्हाइट साड़ी पहनकर उतरी। उसे देखते ही अनिता ने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। 20 साल बाद दोनों मिल रही थीं। उनकी आंखें बरस पड़ीं। बातें करते हुए दोनों हॉल की ओर बढ़ीं। पुराने दोस्त मिल रहे थे। सभी एक दूसरे से सुख दुख की बातें कर रहे थे। दोनों एक जगह किनारे की कुर्सियों पर बैठ गईं। तभी अनाउंसमेंट हुआ कि रुचिता जहां भी हो, वहां से एंकरिंग करने के लिए स्टेज पर आ जाए। रुचिता ने कहा, अनिता मना कर दे, मैं एंकरिंग नहीं कर पाऊंगी। अरे तुम जाओ तो सही, अपने अंदर का कौशल्य कभी मरने नहीं देना चाहिए। तुम एक बार फिर उसे जीवंत करके दिखा दो। रुचिता उठकर स्टेज की ओर बढ़ी थी कि तभी ऋत्विक के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। रुचिता का दिल धड़क उठा।
इतने सालों बाद कैसा लगता होगा वह। उसने अपना स्थान ले लिया। पर ऋत्विक अभी नहीं आया था। उसने प्रोग्राम की शुरुआत की ही थी कि हॉल में एक सुंदर नवयुवक का प्रवेश हुआ। सभी लड़कियां, जो अब महिला बन चुकी थी, सभी की नजरें उसी पर जा टेकीं। जल्दी से जाकर उसने अपना स्थान संभाल लिया। रुचिता और ऋत्विक की आंखें मिली, पर रुचिता ने आंखें झुका लीं। प्रोग्राम की शुरुआत हो गई। रुचिता की मधुर आवाज में अभी भी वही खनक थी। जिन्होंने इस प्रोग्राम का आयोजन किया था, उन आयोजकों को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। इसके बाद आयोजन के अनुसार प्रोग्राम आगे बढ़ा। सभी के चेहरे पर खुशी समा नहीं रही थी। इनमें से तमाम तो कपल थे। अब पार्टी की शुरुआत हो गई। रुचिता और अनिता अन्य सहेलियों के साथ बातों में लग गईं। ऋत्विक भी वहीं आकर खड़ा हो गया। मेरी चिट्ठी का जवाब तो तुमने दिया नहीं। क्या आज एक दोस्त बनकर बात भी नहीं करोगी? रुचिता का दिल जोर से धड़क उठा। वो चिट्ठी तो उसने चूड़ियों के डिब्बे में रख दी थी, वह वहीं रह गई थी। इतने साल बीत गए, वो डिब्बा तो पापा के घर ही था। शायद अब वो वहां भी नहीं होगा। उसे एसी में भी पसीना आ गया। ऋत्विक ने रुमाल देते हुए कहा, लो पसीना पोंछ लो। मैं तुम्हें कोई सजा नहीं दूंगा। चलो उधर उस टेबल पर बैठते हैं। वे एक जगह बैठ गए। ऋत्विक ने कहा, रुचिता, तुम्हारे जीवन के बारे में अनिता ने मुझे सब बता दिया है। तुम मेरे जीवन के बारे में नहीं जानना चाहोगी? जानना तो बहुत कुछ था, पर किस्मत का खेल तो देखो कहां से कहां ले जाता है। तुम्हारा सुखी संसार होगा, शायद एक दो बच्चे भी होंगे। तुम हैंडसम हो, इसलिए तुम्हारी पत्नी भी सुंदर होगी। मेरा एक बेटा है रुचित, पर अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए ऋत्विक की आंखें भर आईं। जिंदगी भी रेल की पटरी जैसी है, कभी कहाँ सीधी चलती है। जिंदगी भी कितने मोड़ लेती है, तब पूरी होती है, रुचिता ने कहा। सच बात कही। इस जिंदगी के मोड़ अंत तक समझ में नहीं आते, ऋत्विक ने कहा। पहली बार रुचिता ने ऋत्विक से इतनी बात की थी। वो मन ही मन खुश था। रुचिता भी खुश थी। दिल की बात कहने वाला उसे एक दोस्त मिल गया था। दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर लिए और सभी अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए। अगले दिन रुचिता के भाई भाभी उसके घर आए। रुचिता उन्हें देखकर खुश हो गई। उसकी भाभी के हाथ में एक चिट्ठी थी। उसने वो चिट्ठी रुचिता को दी तो उसने उसे धड़कते दिल से खोला। उसकी स्याही फीकी पड़ गई थी। रुचिता ने उसे पढ़ा, रुचिता, तुम्हें देखते ही पहली नज़र में मुझे प्यार हो गया है। परंतु अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मैं उस प्यार को अपने दिल में ही रखूंगा। क्योंकि मैं जिसे प्यार करता हूं, उसे हमेशा के लिए खुश देखना चाहता हूं। अगर तुम्हें मेरा प्यार स्वीकार हो तो मैं तुम्हें पूरे जीवन अपनी पलकों पर बैठा कर रखूंगा। तुम एक बार मुझसे मिलने जरूर आना, नहीं तो तुम्हारा प्यार मेरे दिल में कैद रहेगा। रुचिता की आंखों में आंसू थे। उसकी भाभी ने कहा, इस चिट्ठी की स्याही जरूर फीकी पड़ गई है, पर ऋत्विक के दिल में अभी यह प्यार धड़क रहा है। देखो ना, इसीलिए तुम दोनों ने अपने बच्चों के नाम एक दूसरे के नाम पर रखे हैं। देखो रुचिता, कुदरत ने तुम दोनों को एक जैसा दुख दिया है तो तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर जी सकते हो। ऋत्विक और रुचित को माता पिता का प्यार मिलेगा। अभी तुम्हारी उम्र 35 साल है। अभी तुम्हें जीवनसाथी की जरूरत है। अगर जीवनसाथी के रूप में पुराना प्रेमी मिल रहा हो तो इसमें गलत क्या है। रिधम के भी तो अंतिम शब्द यही थे कि जो मेरी ऋत्विक को प्यार करे, इस तरह का जीवनसाथी खोज लेना। अपने लिए नहीं तो ऋत्विक के लिए ही विवाह कर लो। रिधम की याद तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगी। रुचिता की सास ने कहा, बेटा, मेरी भी यही इच्छा है। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है बेटा। मैं तो पतझड़ के पत्ते की तरह हूँ। तुम ऋत्विक को अपने जीवन में जगह दे दो। थोड़ा सोचकर रुचिता बोली, ऋत्विक को ये बात स्वीकार है, पर मेरी एक शर्त है। उसे मेरे साथ मेरी मम्मी को भी स्वीकार करना पड़ेगा। इस समय तो मैं ही उनकी बेटी और बेटा हूँ। उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मेरी ही है। अगर उन्हें स्वीकार हो तो मैं तैयार हूँ। अगले दिन सवेरे ही ऋत्विक और अनिता सगाई की चुनरी लेकर आ गए।
साथ में रुचित को भी ले आए थे। ऋत्विक रुचिता की सास के पैर छूते हुए बोला, आज से आप मेरी माँ हैं। मैं आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। रुचिता की सास की आंखें छलक आईं। ऋत्विक में उन्हें रिधम का चेहरा दिखाई दिया। उन्होंने ऋत्विक के सिर पर हाथ फेरा तो उसने उनकी गोद में सिर रख दिया। बहुत दिनों बाद माँ का प्यार मिला था। ऋत्विक और रुचिता पुराने प्रेमी से एक दूसरे के जीवनसाथी बन गए थे।